76 साल पहले की बात है। आज की तारीख 30 जनवरी और साल 1948। दिल्ली के बिरला हाउस में 3 गोलियों की गूंज सुनाई देती है। ये गोलियां मोहनदास करमचंद गांधी के सीने पर चलाई जाती हैं। वो मोहनदास करमचंद गांधी जिन्हें पूरी दुनिया महात्मा के नाम से जानती है। गोलियां चलने के बाद उनके मुंह से हे राम निकलता है। वो जमीन पर गिरते हैं और फिर कभी नहीं उठते। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर अपना पसंदीदा शो एक्सरे। आज एक्सरे में हम आपको महात्मा गांधी की हत्या की सत्य कथा दिखा रहे हैं। आपने कई बार पढ़ा सुना और देखा होगा कि महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर हत्या कर दी थी। आई एम श्योर आप जानना चाहते हैं कि आखिर गोडसे ने गांधी जी की हत्या क्यों की। वो क्या परिस्थिति थी, वो क्या कारण थे कि एक देशभक्त की दूसरे देशभक्त ने हत्या कर दी। आप तक पूरा सत्य पहुंचाने के लिए मैंने कई किताबें पढ़ी, कई संस्मरण पढ़े। तो आइए आपको दिखाते हैं महात्मा गांधी की हत्या की एक्सरे रिपोर्ट। 30 जनवरी आज के दिन को मार्टर्स डे के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि 1948 में आज की ही तारीख को नाथूराम विनायक गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पूरी दुनिया शोक में डूब जाती है। गांधी जी को गोली मारने के बाद नाथूराम गोडसे सरेंडर कर देता है। कोर्ट में केस चलता है। कोर्ट के कटघरे में मौजूद सभी आरोपियों को ध्यान से देखिए। किसी के भी चेहरे पर न पश्चाताप वाला भाव नजर आ रहा है और न कोई डर, बल्कि वो हंस रहे हैं। केस करीब करीब 1 साल तक चलता है। कोर्ट ट्रायल के दौरान नाथूराम गोडसे ने बहुत सारी बातें बताई, यहां तक कि 93 पन्नों का अपना स्टेटमेंट लिखकर कोर्ट में जमा किया था कि उसने महात्मा गांधी को क्यों मारा। वो बातें कभी प्रकाशित नहीं की गई। नाथूराम गोडसे ने यह भी कहा कि जिस दिन दुनिया इसको पढ़ लेगी उस दिन गांधी की मौत को जायज मान लेगी। लेकिन हुआ यूं कि प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के आदेश पर नाथूराम गोडसे के स्टेटमेंट को पूरे देश में कभी छपने नहीं दिया, और तो और वो स्टेटमेंट अब तक गायब है। कटघरे में जो आरोपी मौजूद हैं उनके नाम हैं नारायण आप्टे, जिन्हें फांसी की सजा मिली, नाथूराम विनायक गोडसे, इन्हें भी फांसी की सजा सुनाई गई, गोपाल गोडसे, मदन लाल पहवा और विष्णु रामकृष्ण करकरे को आजीवन कारावास की सजा मिली। विनायक दामोदर सावरकर सबूतों के अभाव में बरी कर दिए गए। दिगंबर बड़गे सरकारी गवाह बनने के कारण बरी हो गया। अब अगर आपको इस बात का सही आकलन करना है कि गोडसे ने गांधी को क्यों मारा, तो आपका गोडसे से पूरा परिचय जरूरी है। नाथूराम विनायक गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को एक मराठी चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता विनायक वामन राव गोडसे एक डाक कर्मचारी थे। मां का नाम लक्ष्मी था। नाथूराम गोडसे के पीछे नाथूराम नाम पढ़ने के पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। शुरुआती नाम रामचंद था। नाथूराम परिवार का चौथा बेटा था। दरअसल हुआ यूं कि विनायक गोडसे के पहले 3 बेटों की बहुत ही कम उम्र में मौत हो गई। धारणा यह बनी कि बेटों के मामले में परिवार शापित है, लिहाजा विनायक गोडसे और लक्ष्मी ने रामचंद्र की बेटी की तरह परवरिश शुरू की। रामचंद्र के नाक में नथ पहनाई गई, उसे फ्रॉक पहनाया जाता था और नाक में नथ पहनने की वजह से रामचंद्र का नाम नाथूराम पड़ गया। कुछ साल बीते, दत्तात्रेय गोडसे का जन्म हुआ, फिर शांता, गोपाल और गोविंद का जन्म हुआ। गोपाल का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाथूराम पढ़ाई में बेहद कमजोर था। 10वीं की परीक्षा में इंग्लिश में फेल हुआ और फिर उसने कभी परीक्षा नहीं लिखी। नाथूराम की राजनीति में रुचि बढ़ने लगी थी। यह वक्त था 1928-29 का। गांधी जी देश में घूम घूम कर लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने की अपील कर रहे थे। नाथूराम भी गांधी जी के विचारों से प्रेरित हो रहा था। और फिर 1930 में नाथूराम गोडसे की संयोग से रत्नागिरी में विनायक दामोदर सावरकर से मुलाकात होती है। संयोग इसलिए क्योंकि सावरकर जब अंडमान की सेल्युलर जेल से छूट कर आए तो वो रत्नागिरी में जहां रहते थे वहीं पास में गोडसे भी रहता था। मुलाकात के बाद दोनों में अच्छे संबंध बन गए। गोडसे उस वक्त सिर्फ 19 साल का नौजवान था और उसी समय सावरकर की लिखी एक किताब प्रकाशित हुई 1857 का स्वतंत्रता समर, जिसको अंग्रेजों द्वारा भारत में बैन कर दिया गया था। लेकिन गोडसे को वो किताब बेहद पसंद थी। वो खुद भी पढ़ता था और अपने परिवार को भी पढ़कर सुनाता था। गोडसे सावरकर के विचारों से बहुत प्रभावित था, खास तौर पर हिंदुत्व पर।
जब गोडसे सावरकर के करीब आ रहा था, उस समय 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला किया। हजारों लोग गांधी जी के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च में शामिल हो गए। सावरकर का गोडसे पर इतना अधिक प्रभाव था कि उसने कांग्रेस से दूरी बना ली थी। घरेलू स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी, क्योंकि पिता विनायक गोडसे डाक विभाग से रिटायर हो गए थे। पेंशन इतनी थी कि घर चलाना नामुमकिन हो गया। जरा ध्यान से सुनिएगा। नाथूराम गोडसे रत्नागिरी से 175 किलोमीटर दूर सांगली में शिफ्ट हो जाता है और 1932 में गोडसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वाइन कर लेता है। यहां आरएसएस का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि अब तक विपक्ष महात्मा गांधी की हत्या के मामले में आरएसएस पर कई बार कीचड़ उछालता रहता है। गोडसे के आरएसएस ज्वाइन करने की कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है, लेकिन विकिपीडिया ये कहता है कि वो साल 1932 का था। परिवार के भरण पोषण के लिए नाथूराम फल बेचना शुरू करता है, लेकिन सफल नहीं होता। बहन के पास मथुरा जाता है, नौकरी करता है, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगती है। 1934 में पिता बीमार हो जाते हैं। तब नाथूराम सिलाई का काम सीखता है। चरितार्थ उद्योग के नाम से दुकान शुरू करता है और उसे आरएसएस से सिलाई का काम भी मिल जाता है। आपने देखा होगा कि आरएसएस के कार्यकर्ता एक विशेष प्रकार की वर्दी पहनते हैं। उसी गणवेश की सिलाई का काम गोडसे करने लगता है। सिलाई के साथ साथ वो अपनी राजनीतिक गतिविधि भी जारी रखता है। उसकी मुलाकात संघ के नेता काशीनाथ भास्कर लिमय से होती है। 1936 में गोडसे ने स्थानीय आरएसएस कार्यकर्ता और बिजनेसमैन विष्णु पंत के साथ संघ के गणवेश की सिलाई का काम में पार्टनरशिप कर ली। 1937 में सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष नियुक्त होते हैं। यहां मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि जब गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस पर सवाल उठने लगे, तब आरएसएस ने यह तो स्वीकार किया कि गोडसे ने आरएसएस ज्वाइन किया था, लेकिन वो फिर हिंदू महासभा में चला गया था। गोडसे पर इस वक्त तक कांग्रेस का प्रभाव न के बराबर बचा था, बल्कि यूं कहें कि वो अब कांग्रेस और गांधी जी के विचारों से इत्तेफाक नहीं रखता था। दुनिया के कई देश दूसरा विश्व युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान आरएसएस पर कई प्रकार की पाबंदियां लगा दी गईं। तब नाथूराम गोडसे ने एक नए संगठन का गठन करने का फैसला किया। संगठन बना हिंदू राष्ट्र दल। नाथूराम गोडसे की इसी संगठन में नारायण दत्तात्रेय आप्टे से मुलाकात होती है। यह नाम भी याद रखिएगा। 1943 तक गोडसे का हिंदू राष्ट्र दल पूना में अच्छा खासा प्रभावी हो गया। 1944 में गोडसे ने मराठी अखबार निकाला अग्रणी, लेकिन सरकार ने अखबार के भड़काऊ कंटेंट की वजह से इस पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध के बाद गोडसे ने दूसरा अखबार निकाला जिसका नाम था हिंदू राष्ट्र, जिसका वो खुद संपादक था और प्रबंधक था नारायण दत्तात्रेय आप्टे। आपको मैं जो भी जानकारियां दे रहा हूं वो इस समय कोर्ट में मौजूद पत्रकार या जिन्होंने प्रोसीडिंग देखी और नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे की लिखी किताब वाई आई किल्ड गांधी से है। गोपाल गोडसे वही है जो गांधी की हत्या केस में सह आरोपी था। उसे सजा भी मिली थी। सजा काटने के बाद गोपाल गोडसे ने किताब लिखी। गोपाल गोडसे की किताब के मुताबिक महात्मा गांधी की हत्या करने का फैसला एक दिन में नहीं लिया गया था। इतने बड़े फैसले के पीछे एक बड़ा घटनाक्रम था। पहली घटना थी गांधी जी द्वारा भारत के विभाजन को स्वीकार कर लेना। दूसरा कारण मुस्लिम समुदाय के प्रति गांधी जी का विशेष प्रेम और तीसरा तात्कालिक कारण बना 1947 में विभाजन के बाद 1948 में पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाने के लिए आमरण अनशन। वर्ष 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिमों के लिए एक अलग देश का प्रस्ताव रखा, जिसे लाहौर प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। 23 मार्च 1940 को यह प्रस्ताव पारित भी हो गया, जिसका बाद में नामकरण किया गया पाकिस्तान प्रस्ताव। महात्मा गांधी लगातार कहते रहे कि देश का किसी भी हाल में विभाजन नहीं होगा। जिन्ना को मनाने के लिए महात्मा गांधी ने उनसे करीब 18 मीटिंग की, लेकिन ये सभी बैठकें बेनतीजा रहीं। जिन्ना पाकिस्तान की मांग को लेकर अड़े रहे और हर बार गांधी जी का पाकिस्तान पर सख्त इनकार ही रहा। 22 मार्च 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक डेलीगेशन भारत आया। 30 मार्च को क्रिप्स प्रस्ताव की घोषणा की गई, जिसे भारत के राजनेताओं ने रिजेक्ट कर दिया। गांधी जी ने तो इस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्रिप्स ने जो प्रस्ताव रखे थे वो थे संविधान सभा का गठन, डोमिनियन स्टेट्स के साथ भारतीय संघ, नए संविधान को स्वीकृति, ब्रिटिश सत्ता का जारी रहना जब तक कि सत्ता का हस्तांतरण पूरा नहीं हो जाता। साल 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया, लेकिन वो इस बात पर अड़े रहे कि भारत का विभाजन नहीं होगा। भारत की आजादी तय हो चुकी थी। फिर मार्च 1946 में ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सरकार का एक डेलीगेशन भारत आया।
जिसका नेतृत्व कर रहे थे पैट्रिक लॉरेंस। यह डेलीगेशन भारतीय नेताओं से सत्ता के हस्तांतरण के लिए चर्चा करने आया था, जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। पैट्रिक लॉरेंस के बुलावे पर गांधी जी भी बातचीत में शामिल हुए, लेकिन उन्होंने टू नेशन थ्योरी पर साफ इनकार कर दिया। कैबिनेट मिशन की बातचीत का दूसरा स्थान शिमला को चुना गया। सभी नेता शिमला पहुंचे, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एग्रीमेंट पर एक राय नहीं बन सकी और 12 मई 1946 को कैबिनेट मिशन भी समाप्त हो गया। 16 मई को कैबिनेट मिशन ने भी टू नेशन थ्योरी को दरकिनार कर यूनाइटेड इंडिया का प्रस्ताव दिया, लेकिन मुस्लिम लीग को सिर्फ पाकिस्तान चाहिए था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया। यहां से भारत के अलग अलग इलाकों में हिंसा और उसके बाद पलायन शुरू हो गया। 1946 की सितंबर की 2 तारीख को अंतरिम सरकार का गठन हुआ और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। महात्मा गांधी जब बंगाल के बाद बिहार में थे, तब उन्हें भारत के नए वायसराय माउंटबेटन का पत्र मिलता है। गांधी दिल्ली पहुंचकर माउंटबेटन और लेडी माउंटबेटन से मुलाकात करते हैं और विभाजन को एक बार फिर से इनकार कर देते हैं। महात्मा गांधी के इनकार के बावजूद जिन्ना अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। तब महात्मा गांधी 5 अप्रैल 1946 को माउंटबेटन को एक पत्र लिखते हैं कि वो जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने को तैयार हैं, लेकिन भारत का विभाजन किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। ब्रिटिश सरकार ने फरवरी 1947 को भारत को आजाद करने का ऐलान किया। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को भारत की आजादी का खाका तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। माउंटबेटन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से लंबा विचार विमर्श करते हैं। 2 जून को गांधी जी से भी मुलाकात होती है और संयोग से उस दिन सोमवार था और गांधी जी सोमवार को मौन व्रत रखते थे। लिहाजा गांधी जी के मौन व्रत ने भारत भूमि पर कभी न मिटने वाली विभाजन की लकीर खींच दी। गांधी जी ने दलील दी, जब मैंने सोमवार को मौन रहने का निर्णय लिया था तो मैंने 2 अपवाद रखे थे, अर्थात अत्यावश्यक मामलों पर उच्च पदाधिकारियों से बात करने या बीमार लोगों की देखभाल करने के बारे में। लेकिन मैं जानता हूं कि आप नहीं चाहते कि मैं अपना मौन तोड़ूं। गांधी जी के मौन का प्रमाण अब भी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के माउंटबेटन आर्काइव में सुरक्षित रखा हुआ है। 3 जून 1947 को भारत को 2 देशों में विभाजित करने की योजना का खाका माउंटबेटन ने पेश कर दिया। पूरे देश की नजर महात्मा गांधी पर टिक गई कि गांधी अब कुछ बोलेंगे, टू नेशन थ्योरी का विरोध करेंगे, आमरण अनशन का ऐलान करेंगे या किसी बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे। लेकिन 3 जून 1947 को भी गांधी जी विभाजन पर कुछ नहीं करते और यह ऐलान कर दिया जाता है कि भारत 2 टुकड़ों में विभाजित होगा। महात्मा गांधी के खिलाफ देश भर में असंतोष की एक लहर दौड़ जाती है कि 1940 से अब तक विभाजन का विरोध करने वाले महात्मा गांधी आखिर मौन क्यों हैं? क्यों उन्होंने विभाजन को स्वीकार कर लिया? और यही असंतोष नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे के दिमाग में भी घर कर गया और कहीं ना कहीं इस गैंग के जहन में गांधी युग को खत्म करने की बात आ गई। आजादी का वक्त मुकर्रर था। 15 अगस्त 1947 को देश में ब्रिटिश शासन का अंत हुआ। देश भर में आजादी का जश्न मनाया गया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। भारत टुकड़ों में विभाजित हो चुका था। न सिर्फ गोडसे गैंग बल्कि देश का एक बड़ा हिस्सा गांधी जी के खिलाफ हो गया था, क्योंकि वो ये समझता था कि अगर गांधी अड़े रहते तो देश का विभाजन नहीं होता। खैर, पाकिस्तान बना। भारत के पास उस वक्त करीब 150 करोड़ रुपए थे। उसे भी 2 भागों में बांटा जाना था। लिहाजा आजादी के वक्त ही पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए अदा कर दिए गए। 55 करोड़ रुपए बकाया थे। लेकिन उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा मुद्दा बनी राजा हरि सिंह की रियासत कश्मीर। पाकिस्तान सेना के समर्थन में कबायलियों ने 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर हमला कर दिया। हरि सिंह ने भारत सरकार से सैन्य मदद की गुहार लगाई। मदद दी गई और भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के इस दुस्साहस ने हर भारतीय के मन में पाकिस्तान के लिए नफरत भर दी। कोई नहीं चाहता था कि आक्रमणकारी देश को 55 करोड़ रुपए दिए जाएं, और हुआ भी वैसा ही। भारत सरकार ने पाकिस्तान को बकाया 55 करोड़ रुपए देने से इनकार कर दिया।
दोनों देशों के लोगों में आपसी हिंसा अपने चरम पर थी। अब यही महात्मा गांधी की हत्या के दूसरे और तीसरे कारण का जन्म होता है। 13 जनवरी 1948 को गांधी जी आमरण अनशन का ऐलान कर देते हैं। सरदार को गांधी जी का यह संकल्प बिल्कुल पसंद नहीं आता। सरदार बॉम्बे चले जाते हैं। अब यहां बहस का एक मुद्दा बनता है। मुद्दा यह कि गांधी जी ने हिंसा को रोकने के लिए अनशन शुरू किया था या पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाने के लिए। मैं एक प्रामाणिक तथ्य आपके सामने रखता हूं, फैसला आप कीजिए कि गांधी जी का अनशन किसके लिए था। 17 जनवरी 1948 को भारत सरकार एक प्रेस रिलीज जारी करती है जिसमें लिखा था, गांधी जी द्वारा राष्ट्र से किए गए अनुरोध को देखते हुए सरकार ने दोनों राज्यों यानी कि देशों के बीच संदेह और घर्षण के एकमात्र कारण को दूर करने के लिए तथा राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्रीय हित की रक्षा करने हेतु सरकार के अधीन शक्ति का उपयोग किया है। और भारत सरकार के इस स्वतः स्फूर्त प्रदर्शन में यह आशा छपी है कि यह देश में सद्भावना का वातावरण पैदा करने में मदद करेगा, जिसके लिए गांधी जी शरीर को उपवास की सूली पर चढ़ा रहे हैं। और इस तरह सरकार राष्ट्र के इस महान सेवक को अपना उपवास समाप्त करने की ओर अग्रसर कर रही है, ताकि यह सेवक भारत के प्रति अपनी बेजोड़ सेवाओं में और बढ़ोतरी कर सके और मार्गदर्शन करते रहे। सरकार ने बकाया भुगतान हेतु पाकिस्तान के साथ हुए वित्तीय समझौते को तुरंत लागू करने का फैसला किया है। गांधी जी के अनशन के दबाव में भारत सरकार पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का फैसला कर लेती है और इधर नाथूराम गोडसे की गैंग गांधी जी की हत्या का फैसला करती है। तारीख तय की जाती है 20 जनवरी 1948 और स्थान दिल्ली का बिड़ला हाउस। गोडसे गैंग को लीड कर रहा था नारायण आप्टे। प्लान यह बनता है कि मदन लाल पहवा गांधी जी की प्रार्थना सभा के पास बम फोड़ेगा, जिससे भगदड़ मचेगी और उसी भगदड़ का फायदा उठाकर नारायण आप्टे और बाकी लोग गांधी जी की हत्या कर देंगे। बिड़ला हाउस में बम धमाका होता है। बम धमाके से गांधी जी बिल्कुल विचलित नहीं होते। आखिर की वो कहते हैं कि मैं एक आखिर की बात खत्म करके कहूंगा, ऐसे ही अगर हम डर जाएंगे तो सचमुच यहां कुछ हो जाए तो हमारा हाल कैसा होगा। उन्होंने कहा, सुनो सुनो सब सुनो, कुछ नहीं हुआ है, चलिए शांत रहिए। गांधी जी के ये कहने के बाद भगदड़ नहीं मचती और गोडसे और आप्टे का सारा प्लान फेल हो जाता है। मदन लाल पहवा को सुलोचना देवी नाम की एक महिला बम फोड़ते हुए देख लेती है और पुलिस को बता देती है। आप्टे और गोडसे अपने साथियों के साथ फरार होने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन मदन लाल पहवा गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी दिल्ली पुलिस से कहते हैं कि पहवा को मारा पीटा ना जाए, लेकिन पुलिस गांधी जी के अहिंसा वाले विचारों को न तब मानती थी और न अब मानती है। पहवा को पुलिस 3rd डिग्री का टॉर्चर देती है और पहवा अपना मुंह खोल देता है। वो कहता है कि हिंदू राष्ट्र अखबार के संपादक और प्रबंधक ने गांधी जी को मारने का प्लान बनाया था। अब यहां पुलिस की नाकामी देखिए। इतनी संवेदनशील जानकारी होने के बावजूद पुलिस कुछ नहीं करती। 21 और 22 जनवरी को आप्टे, गोडसे और उनके बाकी के साथी शांत रहते हैं। 23 जनवरी को गोडसे खुद फैसला करता है कि गांधी जी को अकेले मैं मारूंगा और बम से नहीं, नजदीक से गोली मारूंगा। समस्या यह थी कि पिस्टल कहां से मिलेगी, लेकिन समाधान भी जल्द ही मिल गया। समाधान मिला ग्वालियर में। परचुरे के ग्वालियर में एक परिचित थे जिनका नाम था गंगाधर दंडवते। तो परचुरे ने ही गंगाधर दंडवते से 500 रुपए में 1934 की 9mm बरेटा मॉडल की पिस्टल गोडसे को दिलवा दी। गोडसे दिल्ली आता है और 30 जनवरी का इंतजार शुरू हो जाता है, क्योंकि गांधी जी की हत्या करने के लिए गोडसे ने यही तारीख तय की थी। दिल्ली पुलिस और बॉम्बे पुलिस के पास 20 से 30 जनवरी के बीच 10 दिन थे, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाती। पुलिस की नाकामी के बारे में गांधी हत्या केस के जज आत्माराम अग्रवाल ने 10 फरवरी 1949 को लिखा था, पुलिस की लापरवाही मैं केंद्र सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा। दिल्ली पुलिस ने 20 जनवरी 1948 को मदन लाल पहवा का बयान दर्ज किया था। बॉम्बे पुलिस ने मोरारजी देसाई के जरिए डॉक्टर जेसी जैन का बयान 21 जनवरी 1948 को दर्ज किया था। एक दूसरे के सहयोग के बावजूद दिल्ली और बॉम्बे पुलिस इस केस में कुछ भी करने में विफल रही है। अगर पुलिस ने इस केस में
थोड़ा भी ध्यान दिया होता तो यह दुर्घटना कभी नहीं घटती। आत्माचरण अग्रवाल, स्पेशल जज कोर्ट, लाल किला, गांधी हत्या केस, 10 फरवरी 1949। खैर, 30 जनवरी तक दिल्ली और बॉम्बे पुलिस कुछ नहीं कर पाती और इधर गांधी जी कह देते हैं कि प्रेयर मीटिंग में आने वाले किसी भी व्यक्ति की तलाशी नहीं ली जाएगी और गोडसे 30 जनवरी को ग्वालियर से 500 रुपए में खरीदी गई 9mm बरेटा पिस्टल लेकर बिड़ला हाउस के अंदर जाने में कामयाब हो जाता है। गांधी जी समय के बहुत पाबंद थे। वो हर रोज 5 बजे प्रेयर मीटिंग शुरू कर देते थे, लेकिन 30 जनवरी को गांधी जी लेट हो गए। लेट होने की वजह उनकी सरदार पटेल से मीटिंग थी। रोज की तरह भोजन किया 4:30 बजे और सरदार के साथ कुछ खास विषयों पर बातचीत हुई। सरकार ने जाते हुए कहा कि बापू, काठियावाड़ से कुछ लोग आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। इस पर गांधी जी ने कहा, बाद में मिलूंगा अगर जीवित रहा तो। 5:05 हो चुके थे, लेकिन गांधी जी ने प्रेयर मीटिंग में जाने के बजाय चिट्ठियों का जवाब देने के लिए चिट्ठियां लाने को कहा। यह भी कहा, आज जवाब दे देता हूं, कल मैं रहूं ना रहूं। घड़ी की सुइयां शाम के 5:15 बजा रही थी। गोडसे घबराया हुआ था कि आज का प्लान भी नाकाम हो जाएगा। तभी उसने महात्मा गांधी को कमरे से बाहर आते हुए देखा। गोडसे गांधी जी की तरफ बढ़ा, गांधी जी के सामने पहुंचकर हाथ जोड़ा, गांधी जी को पैर छूकर प्रणाम किया और बेहद करीब से महात्मा पर 3 गोलियां दाग दी। पहली गोली गांधी जी के सीने पर लगी और बाकी 2 गोलियां पेट में धंस गईं। गांधी जी जमीन पर गिर गए और उनकी जुबान पर आया, हे राम। बापू परलोक सिधार गए। गोडसे ने सरेंडर कर दिया। दिल्ली के लाल किले में अदालत बैठी। करीब साल भर मुकदमा चला। नाथूराम गोडसे के लिखे गए 93 पन्नों के स्टेटमेंट को तो नेहरू ने बैन कर दिया था, लेकिन गोपाल गोडसे ने अपनी किताब वाई आई किल्ड गांधी में नाथूराम गोडसे का कोर्ट में जज के सामने अंतिम बयान लिखा है। ध्यान से सुनिए यह बयान। सम्मान, कर्तव्य और अपने देशवासियों के प्रति प्यार कभी कभी हमें अहिंसा के सिद्धांत से हटने के लिए बाध्य कर देता है। मैं कभी यह नहीं मान सकता कि किसी आक्रामक का सशस्त्र विरोध करना कभी गलत या अन्यायपूर्ण भी हो सकता है। प्रतिरोध करने और यदि संभव हो तो ऐसे शत्रु को बलपूर्वक वश में करने को मैं धार्मिक और नैतिक कर्तव्य मानता हूं। मुसलमान अपनी मनमानी कर रहे थे। या तो कांग्रेस उनकी इच्छा के सामने आत्मसमर्पण कर दे और उनकी सनक, मनमानी और आदिम रवैये के स्वर में स्वर मिलाए, अथवा उनके बिना काम चलाए। वो अकेले ही प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति के निर्णायक थे। गांधी जी अपने लिए जूरी और जज दोनों थे। गांधी जी ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए हिंदी भाषा के सौंदर्य और सुंदरता के साथ बलात्कार किया। गांधी जी के सारे प्रयोग केवल और केवल हिंदुओं की कीमत पर किए जाते थे। जो कांग्रेस अपनी देशभक्ति और समाजवाद का दंभ भरा करती थी, उसी ने गुप्त रूप से बंदूक की नोक पर पाकिस्तान को स्वीकार कर लिया और जिन्ना के सामने नीचता से आत्मसमर्पण कर दिया। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण भारत माता के टुकड़े कर दिए गए और 15 अगस्त 1947 के बाद देश का 1/3 भाग हमारे लिए विदेशी भूमि बन गई। नेहरू तथा उनकी भीड़ की स्वीकारोक्ति के साथ एक ही धर्म के आधार पर अलग राज्य बना दिया गया। इसी को वो बलिदानों द्वारा जीती गई स्वतंत्रता कहते हैं। और किसका बलिदान? जब कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गांधी जी की सहमति से इस देश को काट डाला, जिसे हम पूजा की वस्तु मानते थे, तो मेरा मस्तिष्क भयंकर क्रोध से भर गया। मैं साहसपूर्वक कहता हूं कि गांधी अपने कर्तव्य में असफल हो गए। उन्होंने स्वयं को पाकिस्तान का पिता होना सिद्ध किया। मैं कहता हूं कि मेरी गोलियां एक ऐसे व्यक्ति पर चलाई गई थी जिसकी नीतियों और कार्यों से करोड़ों हिंदुओं को केवल बर्बादी और विनाश ही मिला। ऐसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं थी जिसके द्वारा उस अपराधी को सजा दिलाई जा सके। इसलिए मैंने इस घातक रास्ते का अनुसरण किया। मैं अपने लिए माफी की गुजारिश नहीं करूंगा। जो मैंने किया उस पर मुझे गर्व है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि इतिहास के ईमानदार लेखक मेरे कार्य का वजन तोलकर भविष्य में किसी दिन इसका सही मूल्यांकन करेंगे। जब तक सिंधु नदी भारत के ध्वज के नीचे से न बहे, तब तक
मेरी अस्थियों का विसर्जन मत करना। खैर, 10 फरवरी 1949 को जज आत्माचरण अग्रवाल ने अपना फैसला सुना दिया। गोडसे और आप्टे को फांसी की सजा सुनाई गई और 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को पंजाब की अंबाला जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया। अलग अलग विचारधारा के लोग अलग अलग तरह के सवाल उठाते हैं। कुछ तो ये भी कहते हैं कि गोडसे देशभक्त था तो गांधी जैसे देशभक्त को उसने क्यों मारा? पाकिस्तान को बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना को क्यों नहीं मारा? तो मैं आपको बता दूं कि गांधी जी की हत्या के प्रयास से पहले गोडसे गैंग ने जिन्ना की हत्या के 2 प्रयास किए। एक बार भारत में और दूसरी बार स्विट्जरलैंड में जाकर मारने की योजना बनाई, लेकिन वो दोनों प्रयास विफल हो गए। आपको यहां एक बात और बताकर मैं वीडियो को खत्म करूंगा। जब गोडसे को बिड़ला हाउस से पुलिस गिरफ्तार कर तुगलक रोड पुलिस स्टेशन लेकर गई, तब वहां गांधी जी के पुत्र देवदास गांधी गोडसे से मिलने आए। तब गोडसे ने उनसे कहा था कि मुझे दुख है कि मेरी वजह से आपको अपने पिता को खोना पड़ा। देवदास गांधी ने पूछा कि आपने क्यों मारा? गोडसे ने जवाब दिया कि महात्मा गांधी से उनकी कोई निजी रंजिश नहीं थी। हत्या का एक और अकेला कारण था राजनैतिक। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या पर हमारी ये एक्सरे रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे एक गुजारिश ये कि ये वीडियो देखकर कोई धारणा ना बनाएं। मैंने अलग अलग पुस्तकों, संस्मरणों, अखबारों और बताई गई कोर्ट प्रोसीडिंग्स की मदद से ये रिपोर्ट तैयार की है। आप अपने सुझाव दे सकते हैं कि आप किस विषय पर एक्सरे रिपोर्ट देखना चाहते हैं। तो आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। एक नए विषय की नई एक्सरे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।